So, good morning, students. Welcome to Learners Academy. And now we are actually moving to the actual portion of 3D, which you are going to, which you will see the questions about in your exam, है ना? तो कल जो हमने पार्ट किया दैट वाज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 3D और उसके कॉन्सेप्ट्स का शायद ही कोई क्वेश्चन आए, है ना? बिल्कुल 0.1% चांसेस है एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज से आ जाए, कोई मल्टीपल चॉइस टाइप का आ जाए तो कह नहीं सकते, बट वो जो कॉन्सेप्ट था कि डीसीज एंड डीआरस निकालना ऑफ ए लाइन, वो कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मानो आप तो, है ना? सो द टॉपिक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन ए स्पेस, इन ए स्पेस। सारी बातें भूल जाओ, we will first of all talk about general things। तो मुझे एक चीज बताना बच्चे, 2D प्लेन में इक्वेशन बना दिया, ऐसे मानो आप कि चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11th जहां छोड़ा था ना, वहां पकड़ रहे हैं, जहां उसको आखिरी छोड़ा था ना, स्लोप एंड ऑल, उसको अब यहां पकड़ रहे हैं। सो एक 2D प्लेन पर एक लाइन बनती थी जब, लाइक दिस, ऐसे बनती थी लाइन एल, तो उसकी इक्वेशन कैसी होती थी? चलो वो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। जनरल इक्वेशन क्या होती है, अपन ने 10th में भी सीखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो मैं गलत फहमियां दूर करूंगा ना। इसका मतलब है कि जब x का टर्म दिखाई दे, जब y का टर्म दिखाई दे और एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दे, तो वो एक लाइन है 2D में। किसमें? 2D में एक लाइन है। वो क्या है? वो 2D में एक लाइन है, x का टर्म y का टर्म, या यूं कह दूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2D में एक लाइन है। सबसे पहली गलतफहमी ये होती है बच्चे की कि सर मैं अगर यहां से एक टर्म और बढ़ा दूं, दैट मीन्स इसको 3 वेरिएबल कर दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, कॉन्स्टेंट टर्म तो लोगे ना, एक इक्वल टू 0, यानी कि मैं इसको इसमें तब्दील कर दूं तो ये शायद 3D में होगी। गलत, सबसे पहली गलती। फिर से सुनो, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2D है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ तो होगी, वो तो पता है। अब वो आप तीसरे एक्सरसाइज में सीखोगे, ये प्लेन है, ये प्लेन है। जो 3 वेरिएबल का देख रहे हो, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मुझे एक चीज बताओ आप, एक पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट, जनरली ए पॉइंट केवल एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म है, लाइक ऐसे मान लो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। आपको तो ये पॉइंट की इक्वेशन है, इससे एक पॉइंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही पॉइंट है। लेट से मैंने कह दिया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -7/3। तो x की वैल्यू -7/3 है, आप प्लेन पे मार्क करोगे तो ऐसे एक पॉइंट की तरह ही तो मार्क करोगे, बोलो। तो अगर एक वेरिएबल तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट, दो वेरिएबल इक्वेशन ऑफ लाइन, तीन वेरिएबल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जो वेरिएबल बढ़ता जा रहा है तो डायमेंशन बढ़ती जा रही है, समझ गए? 2D से 3D आ गया, ऐसा नहीं है। 2D से 3D आ गया, ऐसा कतई नहीं है। ये चीज, ये गलतफहमी दूर हुई। तो अब मैं 3D में लेके आ रहा हूं आपको, है ना? तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको तो हटा देता हूं। अच्छा, एक चीज और इधर, एक चीज और वर्थ मेंशनिंग है कि देखो, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, ये भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है। वैसे ये जनरली इक्वेशन ऑफ पॉइंट है, लेकिन फिर अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन मानते हो, इसको अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन मानते हो जिसमें वाई वाला टर्म वेरिएबल जो है मिसिंग है, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है। फिर ये कैसी लाइन है? पैरेलल टू वाई एक्सेस या पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वो स्पेसिफिक केस है। वैसे जनरली इक्वेशन ऑफ पॉइंट है। उसी तरीके से इधर देखो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये जनरली क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसमें से अगर मैं कोई एक वेरिएबल खत्म कर दूं, जैसे ये वाला खत्म कर दूं, तो आप कहोगे सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई, लेकिन ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन बन सकती है जो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन हो, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, इन प्लेन्स की इक्वेशन बन जाती है अगर एक वो वाला खत्म कर दें तो, है ना? जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपको तीनों चाहिए, ए एक्स बी वाई सी जेड, लेकिन एक खत्म हो गया। जैसे जनरली आपको ए एक्स बी वाई सी तीनों चाहिए, लेकिन अगर मैंने एक खत्म कर दिया
तो अब ये क्या है, x इक्वल टू समथिंग टाइप की इक्वेशन हो गई, तो ये x इक्वल टू समथिंग टाइप की इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। सपोज करो मैं इधर वाला ना खत्म करके इधर वाला खत्म कर दूं, तो ये y इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन हो गई, तो ये पैरेलल टू x नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस वाली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस प्लेन के अंदर जैसे cz खत्म कर दूं, तो ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन की इक्वेशन है। ये किसकी प्लेन की इक्वेशन है, या फिर xy प्लेन से पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है। तो xy प्लेन है उससे पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है, समझ गए? सॉरी गलत कह दिया, हाँ ठीक है। ओ फर्दर अपन प्लेन में ही देखेंगे, या तो अब वो पूरा डिटेल में देखना है कि एक्स वाई प्लेन की पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है कि जेड जेड वाले प्लेन की पैरेलल, क्योंकि जो मिसिंग होता है उसी के पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे एक्स मिसिंग था तो वाई के पैरेलल था वाई, तो यहाँ पे ये जेड वाला जो प्लेन है ना हमारा, मतलब ओ जेड प्लेन कह सकते हैं अपन जिसको, उसके उसके पैरेलल एक प्लेन है, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि हम लाइन पे ही फोकस कर रहे हैं, तो फालतू का जनरल इंट्रोडक्शन था, एक तरीके से आपकी गलत फहमी दूर करना था कि तीन वेरिएबल आ जाए, मतलब चार टर्म्स आ जाए तो वो थ्री में लाइन है। नहीं, वो थ्री में लाइन नहीं है, वो थ्री में प्लेन है। वो थ्री में प्लेन, टू में तो प्लेन होता ही नहीं है, वो थ्री में प्लेन है, ठीक है फाइन। चलो इसको हटा देते हैं। तो सर अब थ्री में लेके तो आओ, ये लो भाई साहब आपको लेके आते हैं थ्री में। तो थ्री के लिए मैं ये एक्स एक्सिस मानूंगा, नेगेटिव साइड बनाते नहीं हम थ्री में, पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वहां पे ये थी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये थी, इसमें तो हम टू में तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना देते हैं, यहाँ पे अपन केवल पॉजिटिव डायरेक्शन बनाते हैं। अब सबसे पहले तो आप थ्री के अंदर लाइन को इमेजिन तो करो, थ्री के अंदर लाइन को इमेजिन तो करो। तो देखो ये फ्लोर है, फ्लोर पे एक लाइन है, अब वो लाइन उठ के ऊपर आ गई, स्पेस में आ गई, हवा में लटकी हुई है, ठीक है। तो अब जब मैं ये लाइन बनाता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं ये लाइन बनाऊं, जैसे मैंने एक ये लाइन बना दी, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अरे भाई, ये अब आप देखो, इमेजिन करो, ये है हमारा फ्लोर, देख पा रहे हो, ये फ्लोर एक्स वाई प्लेन जो है हमारा फ्लोर है, इस फ्लोर से ऊपर हवा में लटकी हुई है, ये जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप थ्री के कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज करो आप एक मूवी देख रहे हो, अब मूवी में शाहरुख के पीछे सलमान है, तो अब टू में तो ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, उसका कंधा उससे भिड़ा हुआ दिखाई देगा टू में, बट एक्चुअली वो उसके पीछे है, समझ रहे हो। आप थ्री वाले गॉगल्स पहनो तो आपको आगे पीछे दिखाई देंगे, थ्री मूवी देखी है ना आपने, आगे पीछे दिखाई देंगे। आप हटाओ तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्टेड फॉर्म में दिखाई देंगे, उसका कंधा, उसका पीछे का कंधा गायब, इसके कंधे से उसका आगे का, आगे की बॉडी शुरू हो रही है, समझ गए ना। तो वही बात है, आपको ये जेड एक्सिस से इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, बट देखो जेड एक्सिस वहां है, जेड एक्सिस वहां है, इधर देखो मेरी तरफ, जेड एक्सिस वहां है, ये लाइन यहीं रह गई, ये लाइन यहीं रह गई, आगे पीछे है। अब टू में तो क्या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, समझ गए। मान लो जेड एक्सिस तो वो लाइन है, वो ऊपर जा रही है ना, और जो एक्चुअल स्पेस में लाइन लटक रही है वो ये बॉटल है ऐसे। अब देखो ये बॉटल, वो जेड एक्सिस हो रही, और ये बॉटल है आगे पीछे है, लेकिन अब टू में देखेंगे तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी, दिखाई देगी ना, समझ गए। तो जब जब मैं ये फिगर बनाऊंगा, आप थ्री में आपको लेके आ रहा हूं, तो जब जब मैं ये फिगर बनाऊंगा तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर ने जेड एक्सिस से इंटरसेक्ट करवाई है, ये तो आगे पीछे बेटा, ये तो हवा में लटकी हुई एक लाइन है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके फाइन। अब क्या करें, अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, लाइन को अपन एल मार्क कर ही देते हैं ना, कर देते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन डायरेक्टली बताने से पहले मैं ड्राइव करवाऊंगा, और डेरिवेशन एक्चुअली आप घर जाके देखोगे, अभी मैं डेरिवेशन बिल्कुल स्क्रीन खाली करके आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से ड्राइव होती है, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा, उसमें आपको जो जो चीजें नोट करनी है वो आप घर जाके लिखोगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। और डेरिवेशन जितना अच्छे से सीखोगे, आपको हमेशा के लिए आगे के लिए वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। तो देखो ये लाइन एल दिख रही है आपको, है ना। मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एक बार टॉपिक जरूर स्टार्ट करो, फिर उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। देखो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन ए स्पेस, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, द इक्वेशन, एक मिनट सॉरी, क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस कैन बी डिटरमाइंड इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन। इन दो बातों में से कोई एक बात गिवन हो तो ही इक्वेशन बताई जा सकती है, नहीं तो मैं इक्वेशन नहीं बता सकता। सबसे पहली चीज तो ये फिक्स कर लो। दो बातें सर कौन कौन सी, मतलब सफिशिएंट नेसेसरी डेटा क्या चाहिए आपको इक्वेशन बनाने के लिए, उसकी बात करें। जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 में सीखा था कि 2D के अंदर हमको स्लोप चाहिए होता है या वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बन जाती है, या एक्स वाई इंटरसेप्ट दोनों चाहिए होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से बन जाती थी। वहां पे भी 2 पॉइंट फॉर्म बनती थी कि एक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से बन जाएगी, और एक पॉइंट
गिवन और एक स्लोप गिवन हो, उससे भी बन जाती थी स्लोप स्लोप पॉइंट फॉर्म जिसको अपन कहते थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ डेटा की जरूरत होगी इक्वेशन बनाने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे आप, इक्वेशन होती क्या है? वो ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? मतलब वो तो चलो इक्वेशन मैथमेटिकली आप बता रहे हो कि एलएचएस व्हेन इक्वेटेड विद आरएचएस इज एन इक्वेशन है मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली बताओ कि लाइन की इक्वेशन होती क्या है, क्यों बना रहे हो आप लाइन की इक्वेशन? लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लाइन कैसे रिप्रेजेंट हुई उससे? लाइन कैसे रिप्रेजेंट, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आप मानो मेरा नाम है कमल, तो मैं क्या फूल की तरह दिखाई दे रहा हूँ आपको? हाँ, तो अगर आप ऐसे करो लाइन की रिप्रेजेंट, तो फिर उसके नाम से उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए। मैंने कहा 3x + 2y - 7 = 0। आपको को सर एक लाइन है, तो मैंने कहा बता कैसी है, तो क्या आप ना ऐसे पढ़ के बता पाएगा भाई कैसी है ये? आप कमल नाम सुन के थोड़ा ना बता पाएगी, सर का शायद स्वभाव कमल की तरह है। नाम और उसमें फर्क है ना। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो लाइन का है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो क्या दर्शाता है उस लाइन के अंदर? वो उस लाइन के अंदर लाए होने वाले ईच एंड एवरी, उसमें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट एक रिलेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बना दी, लेट से ये लाइन है, लाइन एल, और मैंने आपको कह दिया कि इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 4। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेट्स से वी आर इन 2D, अभी तो 3D में अपन घुसे नहीं है ना। तो 2D में इसकी इक्वेशन है x + y = 4। तो इसमें मिलियंस एंड बिलियंस पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये। तो ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले, अब जब ज्योमेट्रिक में चले जाते हैं, कार्टेशियन में चले जाते हैं, तो हर एक पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जाता है ना। मैंने कहा हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, अभी तो मैंने 6 ही बनाए, इनके कोऑर्डिनेट्स इस रिलेशन को मानेंगे। अगर मानते हैं तो लाइन में ले सकते हैं, नहीं तो निकलो बाहर। ठीक है, बस्ती में रहना है तो सलाम करना पड़ता है, तो ये बस्ती है, इसमें रहना है तो इसको मानना पड़ेगा। कौन सा रूल है यहाँ का? थंब रूल क्या है? x + y = 4। आपके x कोऑर्डिनेट और आपके y कोऑर्डिनेट का सम 4 होना चाहिए। अगर आप ये बात मानते हो तो रहो, नहीं तो निकलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इसको 1,3, तो देखो x और y कोऑर्डिनेट का सम 4 आ रहा है, भैया आप रह सकते हो, पास हो गए आप, है ना। मैंने अगला लिखा 2,2, आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम 4 आ रहा है, बिल्कुल आप भी रह सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0,4, आप भी रह सकते हो। 4,0 आप भी रह सकते हो। अच्छा नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, 5,-1 नेगेटिव भी तो हो सकता है। अच्छा चलो 7,-3 आप भी रह सकते हो, समझ गए ना। तो ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस पॉइंट्स हैं, लेकिन बस आपको एक बात माननी पड़ेगी। तो अगर मैंने एक लाइन लिखी तो और मैं आपसे लाइन की इक्वेशन मांग रहा हूं, तो मैं आपसे उस लाइन पे लाए होने वाले मिलियंस एंड बिलियंस पॉइंट्स के बीच में खास कनेक्शन है, वो पॉइंट्स एक कनेक्शन को जरूर मानेंगे। वो कनेक्शन पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो रिलेशन पूछ रहा हूं उनके एक्स और वाई को। ये x + y = 4 एक्चुअली एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है कि नहीं है ना। तो उसके अंदर लाए होने वाले हर एक पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन पूछना, समझ गए। अब हम 3D स्पेस में आ गए, तो मैं उस लाइन पर लाए होने वाले मिलियंस एंड बिलियन पॉइंट्स के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन आपसे मांग रहा हूं। समझ गए, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारा बढ़ चुका है, अब हम 3D में आ चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं वहां पे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या थी। कि अगर आपको 3D के अंदर एक लाइन बनानी है, 2D की बात अलग थी। 2D के अंदर 5 नेसेसरी कंडीशंस थे, अगर आपको याद हो तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का रिवाइज करो क्लास 11, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है इधर सीखने के लिए, इधर समझ में तभी आती है तब वो हमारा क्लियर हो। तो वहां में 5 नेसेसरी कंडीशंस थी। या तो एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो उस लाइन का, एक पॉइंट मतलब उस पर लाए होने वाले एक पॉइंट पे, या 2 पॉइंट गिवन हो, स्लोप हटाओ 2 पॉइंट गिवन हो। तीसरी चीज थी कि या तो स्लोप के साथ एक्स या वाई इंटरसेप्ट में से कोई एक बात गिवन हो। चौथी चीज थी स्लोप हटाओ एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही गिवन, इंटरसेप्ट फॉर्म, प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवी चीज थी उस पर पड़ने वाले नॉर्मल की लेंथ गिवन हो, और वो नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल गिवन, ओमेगा एंड पी, है ना। ये 2 चीजें गिवन हो तो नॉर्मल फॉर्म में भी हम उसको बना सकते। ये 5 में से कोई भी चीज गिवन थी तो 2D में इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब 3D में 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन कहता है एक पॉइंट जो उस पर लाया करे वो दे दो, एक पॉइंट दे दो जो उस पर लाया करे, एनी वन पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया सपोज करो 3,1, तो आपको क्या पता चला? अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना है। पता चला कि नहीं चला? पता चला कि नहीं चला? एक्स कोऑर्डिनेट वाई
एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना है, तो इससे रिलेशन निकलेगा नहीं निकलेगा? तो हमेशा पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाया हो रहा है वो हमको गिवन हो तो उससे रिलेशन निकलता है ना। तो एक तो पॉइंट दे दो, ठीक है, और एक डायरेक्शन दे दो, क्योंकि 3D के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है, स्लोप फ्लोप नहीं होता है। 3D के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। तो एक तो पॉइंट दे दो और एक डायरेक्शन दे दो। फिर दूसरा आदमी क्या कहता है, छोड़ो मत दो मुझे दो, एक डायरेक्शन वायरेक्शन, मुझे तो 2 पॉइंट दे दो। तो ये भाई साहब अगर जिनके पास ये दो डेटा है वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस बना सकते हैं या 3D बना सकते, मैं 3D कहूँ या स्पेस कहूँ की बात है। और एक भाई साहब जिसके पास दो गिवन पॉइंट्स हैं वो भी लाइन की इक्वेशन इन स्पेस बना सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? क्लियर है बेटा? अब इसमें से एक एक करके दोनों उठाने। तो पहले मैं उठा रहा हूं ये। अब जब हम 3D में आ चुके हैं और हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो आपने जैसे स्कूल में कर लिया तो आपने वहां पे भी देखा होगा, मैं भी बता देता हूं कि हर एक बात, चाहे एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करें, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, चाहे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, दो फॉर्म में चलेगी। एक चलेगी कार्टेशियन फॉर्म, एक चलेगी वेक्टर फॉर्म। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ही नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आ गए, फिर हर एक फॉर्मूला दो फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में अलग आ गया वेक्टर। टीचर ये कह रहा है भैया दोनों याद करो। टीचर तो इसलिए कह रहा है ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में तो आप वेक्टर फॉर्म वाला, तो आपका टाइम सेव करने के लिए कह रहा है टीचर, तो ठीक है ना, वो गलत नहीं कह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीचर ये नहीं बता रहा है कि अगर इन केस कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में से एक ही फॉर्म याद होगी दूसरी भूल गए तो चेंज कैसे करना है। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, मैं आपको चेंज करना ही बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं भी आपको वही टीचर वाली बात कहूंगा जरूर कि भैया अच्छा तो ये होगा कि दोनों याद कर लो, ताकि आपको वो कन्वर्जन का टाइम भी आपका एग्जाम में सेव हो जाए। एग्जाम में 1 सेकंड भी सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों बातें करेंगे हम, है ना। तो अब इसमें से पहला पार्ट उठा रहा हूं मैं, एक भाई साहब जिसको उस एक पॉइंट मिल जाए जो उस पर लाई कर रहा है और साथ में उसकी डायरेक्शन मिल जाए, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता है इन 3D। चलूं? ओके। अब मैं वापस लेके चलता हूं आपको उसी 3D स्पेस में। कहाँ गया हमारा 3D स्पेस? ये रहा, ठीक है। तो ये लाइन एल थी हमारी, ठीक है, इसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। अब सुनो, ये लाइन एल पे मैंने क्या कहा, एक पॉइंट मिलेगा आपको, तो मार्क कर देता हूं मैं एक पॉइंट ए नाम का, मार्क कर दिया। अब पॉइंट मिलेगा मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और तो क्या मिलेगा बताओ? पॉइंट मिलेगा, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ना, क्योंकि ओरिजिन से बहुत ज्यादा करीब है तो फिर वो कंजस्टेड होगा ना। इस लाइन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, लाइन एल थोड़ा सा और हवा में उठा देता हूँ, देख पा रहे हो? अब है ये लाइन एल, और अब एक इसमें एक पॉइंट जो मुझे दिया गया है ए, उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक तरीके से ना, कुछ भी गिवन है। लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, चलो मान भी लेता हूं मैं। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी दो सर। अब डायरेक्शन में कैसे दूंगा? सबसे पहली चीज, आपको पता कैसे चलेगा कि ये वो दी हुई डायरेक्शन है? तो पता है डायरेक्शन कैसे दी जाती है एक लाइन की? एक डायरेक्शन एक लाइन की ऐसे दी जाती है, वो लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है वो वेक्टर दे दिया जाता है। लेट से इसके आसपास में एक पैरेलल वेक्टर दे दिया, ये है वो पैरेलल वेक्टर, ये एक मिनट, इसको थोड़ा और आगे कर दूंगा, ये जेड एक्स, हाँ, तो इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये वो पैरेलल वेक्टर आपको दे दिया, ठीक है। ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। तो मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर लाइन तो चलो अपनी जगह फिक्स होती है, लेकिन वेक्टर तो फ्री होते हैं। तो वेक्टर उठ के अगर इसके ऊपर आएगा तो इसके अंदर समा जाएगा, तो इसके अंदर समा जाएगा तो डायरेक्शन देगा नहीं देगा? मैं कह सकता हूं ना ये लाइन की डायरेक्शन ये है, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं लाइन की डायरेक्शन ये? तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये वाला वेक्टर और ये लाइन पैरेलल, मतलब सपोज करो इस वेक्टर का नाम अपन वेक्टर बी रखते हैं, स्मॉल बी, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉलो कर रहा हूँ। और ये जो पॉइंट आपको गिवन था ना, इसका भी पोजीशन, जैसे ये ओ है तो इसका भी मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, तो इसको वेक्टर ए, स्मॉल ए नाम दे दिया जाएगा। जो पॉइंट गिवन है उसको तो वेक्टर स्मॉल ए उसके पोजीशन वेक्टर को, और जो वेक्टर पैरेलल है वो वेक्टर बी। अब सुनो ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं थोड़ा ना कह सकता हूं कि इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल तो जरूर होगी। मैं मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर पैरेलल है, तो क्या सीखा है आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ के आए हो? तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, लिख सकता हूं।
इसके जो कंपोनेंट फॉर्म होगी और इसकी जो कंपोनेंट फॉर्म होगी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे नहीं होंगे, a1/b1 a2/b2 a3 बाई सम नॉन जीरो स्केलर देंगे, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो इसकी डायरेक्शन है नहीं, चल ठीक है, इसके अंदर कोई वेक्टर है वो तो है उसकी डायरेक्शन, इसके अंदर कोई वेक्टर है उसकी, तो इसके अंदर वाला जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में यही रिलेशन फॉलो होगा, नीचे वाला होगा नहीं होगा? तो एक तरीके से लाइन और उस वेक्टर में भी वही रिलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना, उसके अंदर के वेक्टर के अंदर पर फॉलो हो रहा है तो लाइन में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है चलो, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब सुनो, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आपने जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था इन क्लास 10th, वहां पर भी एक प्रोसेस फॉलो किया था, वो हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये है बेटा कि जब आपको इक्वेशन बनानी है तो जो डेटा उसने दे रखा है वो तो सफिशिएंट है, वो तो दे दिया आपने को, लेकिन इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जो कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन बताती है, और कोऑर्डिनेट्स अपन एक्स और वाई 2D और एक्स और वाई और जेड 3D में यूज करते हैं। तो एक्स और वाई और जेड की एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंड तभी तो इक्वेशन बनेगी भाई। इक्वेशन आपको एक्स वाई जेड में चाहिए ना, तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक्स वाई जेड हमको कहां से मिले? एक्स वाई जेड तो है नहीं, ये x1 y1 z1 तो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा ना हमारे पास, पॉइंट गिवन होगा 3,4,4, और वेक्टर बी भी हमको न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। जो डेटा गिवन है वो तो एग्जैक्टली न्यूमेरिक फॉर्म में होगा नहीं होगा? वो थोड़ा एक्स वाई जेड में होगा। तो एक्स वाई जेड की एंट्री कैसे करें? इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इस लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं P, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अब इस P पॉइंट, इस A पॉइंट और उस वेक्टर B के बीच में कुछ रिलेशन स्थापित करेंगे तो वो रिलेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा नहीं आएगा? क्योंकि वो दोनों न्यूमेरिक, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो एक जो रिलेशन आएगा वो इसकी इक्वेशन होगी। समझ गए? ऐसा ही अपन 10th में, उसमें 11th में करते थे, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। 11th में अपन इक्वेशन बनाते थे तो जो डेटा उसने दे दिया वो तो रख देते थे, उसके बाद अब एक्स वाई की एंट्री करने के लिए एक P पॉइंट मान लेते थे, उस बार एक्स वाई रहता था, अभी एक्स वाई जेड हो गया क्योंकि 3D में। समझ गए यहाँ पे? अच्छा, अब ये जो P एक्स वाई जेड है आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये हमेशा होगा, मतलब हमेशा हम ऐसा ही करेंगे, अभी सेकंड डेटा में भी ऐसा ही करेंगे, फिर जब अपन प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे तभी भी अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट्स मानने ही पड़ेगा अपने को वहां पे भी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेक्टर ओ है तो इस पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि पॉइंट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमेशा रहेगा एक्स वाई जेड, और इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो हमेशा वेक्टर आर रहेगा। क्या रहेगा? कुछ स्टैंडर्ड बातें याद करते चलो। जो पॉइंट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट माने, ये पॉइंट पी क्यों माना? इक्वेशन बनाने के लिए, ये इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट पी मान लिया, जो सब पूरी हर एक पॉइंट का एक तरीके से क्लास का मॉनिटर है ये एक्स वाई जेड क्या करता है, हर एक पॉइंट का रिलेशन बताता है भाई, एक्स वाई जेड के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया मैंने? वेक्टर आर। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, कैन यू यूज कैन यू यूज द ट्राइंगल लो? तो मुझे बताओ, इस लाइन के अंदर वेक्टर एपी भी समाया हुआ है, ए से लेके पी भी एक वेक्टर समाया हुआ है। अब आप ट्राइंगल लो यूज करो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ से लेके ए जाओ और ए से लेके पी जाओ, या डायरेक्ट ओ से लेके पी जाओ, बात बराबर है? कह सकता हूं मैं ऐसे कह सकता हूं, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। खुशी बताओ, ये बात कही जा सकती है क्या? ओ से लेके ए जाओ, बताया काफी ट्राइंगल हो उसमें मैंने आपको कि यहां से पहले श्याम मंदिर जाओ, श्याम मंदिर से एसबीआई जाओ या सीधे एसबीआई जाओ। तो यहां से लेकर ए गया, ये श्याम मंदिर है, श्याम मंदिर से फिर मैं कहाँ गया? एसबीआई, तो मैं सीधे एसबीआई चले जाऊं, क्योंकि वेक्टर तो क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब सुनो, वेक्टर ओपी तो था वेक्टर आर, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो वो आर्बिट्रेरी पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव है। वेक्टर ओ ए आपको क्लियर कट गिवन है वेक्टर ए, और ये न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। अब वेक्टर एपी और ऊपर वाला वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं क्या? वेक्टर भाई ये पूरी लाइन ही, देखो मैं यहाँ, चलो यहाँ मार्क कर देता हूँ, लाइन एल ही पैरेलल है वेक्टर बी के, तो लाइन एल के अंदर ही तो है वेक्टर एपी, वो वेक्टर एपी भी तो इसके पैरेलल पैरेलल तो होगा, होगा नहीं होगा? जैसे चलो वेक्टर को छोड़ो, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो टेल मी वन थिंग, लाइन L1 और लाइन L2 अगर पैरेलल है खुशी, तो लाइन L1 का एक सेगमेंट काट दूं ए बी, और लाइन L2 का कोई दूसरा सेगमेंट, भले इसकी सीध में मत काटूं, भले इसकी सीध में मत काटूं, आगे जाके काटूं, तो ये सेगमेंट इसके पैरेलल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? उसी का तो पार्ट है, माना जाएगा। ठीक है, आप मानते हो? ठीक है, मानते हो तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइन एल जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, और वेक्टर बी गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपको डायरेक्शन देने के लिए, तो अब एल के अंदर ही तो वो सेगमेंट ही तो एक तरीके का, बस वो फर्क ये पड़ रहा है कि वहां पे लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन नहीं थी और इस सेगमेंट में डायरेक्शन भी है कि पी की तरफ जा रही है ना। तो ये वेक्टर ए पी पैरेलल टू बी माना जाएगा, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो
तो व्हाट कैन यू डिराइव, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से वेक्टर एपी जो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा, इसको यहां पे प्लेस करो, बन गई इक्वेशन। दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। जो पॉइंट गिवन है उसको छेड़छाड़ मत करना, वेक्टर ए एज इट इज रख देना, प्लस लगाना, क्योंकि वी आर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, वी आर अप्लाइंग नेट डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, और डायरेक्शन जो होती है उसके साथ अपनी डायरेक्शन बैलेंस करने के लिए लैम्डा मैग्नीट्यूड का लैम्डा स्केलर लगाते हैं, ताकि मेरा मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड से बैलेंस हो जाए। अब ये लैम्डा 2 है, 3 है, 5 है, मुझे क्या मतलब। ठीक है, समझ गए। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, अभी इसकी वो वाली फॉर्म भी बात करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म की भी बात करेंगे, है ना। ये चीज समझ में आ गई बच्चे, सबको समझ में आ गई। अभी लिखना क्या है, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आपको घर जाकर लिखना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाने वाला हूं, क्योंकि तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, तो ये लो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, एंड नेक्स्ट पेज पे हम, आप यहां तक काम कर चुके हो, वेक्टर इक्वेशन बना चुके। बोलो क्या बनाई आपने, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए लैम्डा, जहां पे आप कहोगे ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं। तो वेक्टर आर क्या था, वो रिप्रेजेंटेटिव पी वाला पॉइंट, वो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के हिसाब से इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बनाई जाए तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, प्लस जी के कैप या जेड के कैप, जो भी हो, ठीक, इक्वल टू वेक्टर ए। तो वो गिवन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, मतलब उसी का तो पोजीशन वेक्टर है। तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म बनाई जाए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k। बेटा तसल्ली से, बिल्कुल तबियत से सीखो सारी चीजें, जैसे अपन ने वेक्टर में किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट पे इन्वेस्टमेंट करो, देखो एक्सरसाइज यूं ही हो जाएगी, बहुत सरल एक्सरसाइज है। एंड आई विल से कि मेरे को ये चैप्टर पता है वेक्टर से भी आसान लगता है, क्योंकि वेक्टर में चीज नहीं होती है, यहाँ पे तो वेक्टर पढ़ने के बाद ये चीज बहुत आसान होती है। पता नहीं क्यों हवा बना हुआ है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, ये चैप्टर डिफिकल्ट है ही नहीं बेटा, है ना। बिल्कुल तबियत से चीज सीखो, है ना। प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जो होगा, आपको वहां पे जो भी वेक्टर बी गिवन होगा, उसके जो कंपोनेंट्स की कंपोनेंट फॉर्म है, उसको एक बार के लिए अपन मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लेते हैं, ए बी सी। तो लैम्डा टाइम्स ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, सी के कैप। ठीक है, तो इस बात से अब यहां तक आते आते आप ये चीजें फिक्स कर लो एक बार के लिए, कि एक लाइन के अंदर, 3D के अंदर वाली लाइन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2D वाली लाइन, 3D के अंदर जो लाइन होती है, उसमें डायरेक्शन बताने वाली चीजें ए बी सी होता है। क्या होता है भाई, वेक्टर बी होता है, और उसके कंपोनेंट फॉर्म क्या माने मैंने, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दिस विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, और x1 y1 z1 विल टेल ए पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खुशी, देखो, लेट्स से क्या हो खुशी, एनी प्रॉब्लम, नॉट फीलिंग वेल, सही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुंह धो, क्या होगा, नींद आ रही है तो, बिकॉज 3D में, हम 3D में मजा आता है, और मजा आना चाहिए, नहीं तो फिर 3D का मतलब ही क्या है। 3D गेम्स खेलने में मजा आता है, नहीं आता है। कही थी ना एक बात, कि बचपन से अपन सोचते थे 3D में आएगा क्या, मैं सोचता था, अब पता नहीं, 10th में जब मैं था ना, तो मेरे को मेरा टीचर बताता था कि अभी अपन 2D में है, 3D में जाएंगे, मैं सोचता था कितना मजा आएगा। लेकिन अब फिर जब मैं 3D में गया ना, तो मुझे उतना मजा नहीं आया। वो कुछ कारण रहे, आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी कि हमारा स्कूल अच्छा नहीं था, टीचर अच्छा नहीं था, वो फालतू की बात है ना। ठीक है, कुछ कारणों से मुझे मजा नहीं आया, मैं चाहता हूँ वो मजा आपको आए, है ना। तो कंसीडर इट भी एक गेम, एक गेम चल रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये एक लाइन है, इमेजिन करो, चलो ये लाइन है, 3D में लटकी हुई एक लाइन है, फाइन। अब इसकी इक्वेशन चाहिए, तो मेरे को इस लाइन की डायरेक्शन बता दी किसी ने, ऐसे जा रही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड जा रही है, कुछ भी डायरेक्शन एक बार के लिए ऐसे मान लो, एक्स आई कैप जे कैप के कैप ना मान के ऐसे मान लो, नॉर्थ ईस्ट साइड। तो किसी ने कहा यार एक लाइन है, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा एक लाइन है, पागल है, इनफाइनाइट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बॉटल भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, देखो मेरी नजर भी उसी डायरेक्शन में, मेरी नजर भी एक लाइन है, जा रही है नहीं जा रही है। तो कैसे बताऊंगा मैं इक्वेशन, एक लाइन यूनिक लाइन थोड़ी ना है। तो फिर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, अब इस पॉइंट से गुजरने वाली तो यही है, उस पॉइंट से गुजरने वाली वो है, इस पॉइंट से गुजरने, तो डायरेक्शन के साथ अगर पॉइंट फिक्स कर दे तो लाइन यूनिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
और पॉइंट हटा दूं तो फिर इनफाइनाइट लाइंस है। और अगर केवल पॉइंट फिक्स कर दूं तो भी, तो अब डायरेक्शन सपोज करो केवल पॉइंट फिक्स कर दिया, तो ऐसे 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 बहुत सारी लाइन से इससे तो गुजरने वाली है, ऐसे स्पेस में। अब डायरेक्शन और फिक्स कर दो। तो ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो कि एक पॉइंट और एक डायरेक्शन काफी है एक 3D के अंदर एक लाइन की एक डिफाइन करने के लिए, उसको यूनिकनेस स्थापित करने के लिए, उसको यूनिक बनाने के लिए दो बातें काफी है ना। तो इसीलिए आई विल टॉक अबाउट कि जो पॉइंट गिवन होगा वो हमेशा x1 y1 z1, जो डायरेक्शन गिवन होगी वो, अब वेक्टर पढ़ चुका हूं ना तो डायरेक्शन ऐसे थोड़ा कहूंगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन थोड़ा कहूंगा। अब मैं कहूंगा कुछ नंबर्स दो, वो नंबर्स होंगे एबीसी। एबीसी विल टेल द डायरेक्शन, x1 y1 z1 विल टेल द पॉइंट, यूनिकनेस स्थापित करने के लिए। और जो एक्स वाई जेड है वो तो एक्चुअल रिलेशन है, इक्वेशन ही उसी में बनानी है, ठीक है ना। अब सुनो, अज्यूम करें पॉइंट से ताकि मेरे को एक रिलेशन मिले एक्स वाई जेड में, है ना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ आरएचएस के अंदर थोड़ा सा सोल्व करता हूं तो अलजेब्रा वेक्टर्स लगा सकते हैं अपन, आई कैप। तो आई कैप के कंपोनेंट्स बोलो, x1 प्लस लेमडा ए, लेमडा ए टाइम्स आई कैप कह सकता हूं बेटा। ठीक है, जे कैप के कंपोनेंट बोलना y1 प्लस लेमडा टाइम्स बी, दिस मच ऑफ जे कैप। ठीक है, यही सब नोट्स में लिखा हुआ है बेटा ना। तो मैं अब जब नोट्स चलाऊंगा तो मैं केवल स्क्रॉल करूंगा ना, ये सब लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट नोट्स पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना। सो Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स सी एंड दिस मच ऑफ के कैप। अब आप दो वेक्टर्स की इक्वालिटी की बात कर लो। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब हर एक चीज के इक्वल हो। तो देखो यहां से आई कैप का कंपोनेंट कौन है, एक्स, यहां से आई कैप का कंपोनेंट कौन है, ये। तो एक्स विल बी इक्वेटेड टू दिस, y will be equated to this and z will be equated to this। ठीक है, इक्वेट कर दूं मैं, तो बोलो x की वैल्यू यहां लिखता जा रहा हूं, x की वैल्यू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a, y की वैल्यू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b एंड z की वैल्यू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c। यहां तक कोई डाउट नहीं, बोलो। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो उनमें एक बात तो कॉमन है, लैम्डा, है ना। तो इधर से भी लैम्डा, इधर से भी लैम्डा और इधर से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो। बोलो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, x1 उधर चला जाएगा और a से डिवाइड हो जाएगा, है ना। x माइनस x1, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, यहां से लैम्डा की वैल्यू बोलो c नहीं, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। अब लैम्डा तो सेम है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो इक्वेशन 3 मानूं, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 I can rewrite a relation between x, y, z. I can rewrite a relation between, that will be called the equation of the line, x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c। एक्चुअली ये होना था, 2D के अंदर दो ही साइड्स थी, LHS RHS, 3D के अंदर तीन साइड्स बननी थी। और मैं फालतू में मान रहा था कि एक टर्म नहीं पैदा होगी, एक टर्म नहीं पैदा नहीं होनी थी, एक साइड ही नहीं पैदा होनी थी, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कुछ तो एक्स्ट्रा होना था, ये तो मेरे को बचपन से पता था, 10th में जब था तभी पता था कि यार कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। लेकिन वहां पे गलतफहमी ये थी कि शायद शायद एक टर्म नहीं पैदा हो जाएगी, टर्म नहीं पैदा होगी तो वो है 3D लेकिन वो प्लेन है ना। अब यहाँ पे एक साइड ही नहीं पैदा हो गई, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं मिडिल हैंड साइड, है तो ये भी इक्वेशन ही। एंड दिस इज द, अच्छा इक्वल टू लैम्डा भी लिखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा की वैल्यू आपको पता हो या ना हो, बट आप एग्जाम में इक्वल टू लैम्डा भी लिख के लाएंगे। कई बार क्वेश्चन में नहीं देता वो इक्वल टू लैम्डा, सिंपल से इसे इक्वेशन दे देता, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी है तो आप इक्वल टू लैम्डा भी लिखकर आएंगे क्योंकि ये सारे के सारे लोग लैम्डा के बराबर है ना। ठीक है ना, आपकी इक्वेशन वैसे जनरली यहीं तक है, बट आपको पता होना चाहिए कि दीज आर ऑल दीज आर इक्वल टू ए नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा तो सब खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x1 y1 z1 आपको देगा वो पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। और एबीसी विल टेल द डायरेक्शन, एबीसी विल टेल द डायरेक्शन। अब देखो कितना आसान काम है, इधर आओ। मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -7 5, वो उस लाइन पे ला कर रहा है। और डायरेक्शन देने के लिए मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से वेक्टर बी इक्वल टू, जनरली डायरेक्शन तो वेक्टर फॉर्म ही देता है लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको डायरेक्शन नंबर्स दे सकता है। पता है कैसी बात करेगा वो,
लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर हुज डायरेक्शन नंबर्स आर, और आपको कल बताया मैंने कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ही एबीसी, एलएमएन क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और एबीसी क्या होता है। ये भी कारण था एबीसी लेने का, ये भी कारण था यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी लेने का, बिकॉज दीज आर द डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हैं। तो आपको क्या कहेगा, लाइन एल इज पैरेलल टू अ वेक्टर हुज डायरेक्शन नंबर्स आर 7 6 एंड 3, या फिर ऐसे साफ साफ कहते हैं 7 आई कैप 6 जे कैप एंड 3 के कैप। बनाओ इक्वेशन ऑफ लाइन, कुछ नहीं करना। x1 की जगह 2, x2 की y1 की जगह -7, तो ये +7, उसकी जगह 5। ठीक है, नीचे एबीसी प्लेस कर दो एज इट इज, 7 6 3, जय राम जी की। इतना सा काम करना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसके आगे सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको इससे इक्वेट करना नहीं, हमको तो रिलेशन बताना है ना। रिलेशन तो यही है कि एक्स वाई जेड, अब उस लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट लाया करेगा ना, इस इक्वेशन को जरूर मानेगा। इसमें आप जो सपोज करो मैंने कहा 3,2,5, किसी ने कहा कि यार ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करता है क्या, आप एक्स की जगह 3, आप वाई की जगह 2 और जेड की जगह 5 पुटअप करो। अगर ये तीन साइड्स बराबर आ जाए, एलएचएस एमएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वो पॉइंट उधर लाया करेगा, अदरवाइज गो आउट। आप इस लाइन पे लाया नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। एक्स वाई जेड की जगह पुटअप करना है, एक्स वाई जेड, किसी पॉइंट की अगर आपको चेक करनी है कि वो उस लाइन पे लाया करता है कि नहीं करता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? बोलो बच्चों। वो जो चीजें आई वो तो उसका रिलेशन बताने वाली, वो तो रिलेशन बताने के लिए आई है ना, 2 7 5, और नीचे जो नंबर्स हैं 7 6 5, ये तो रिलेशन बताने के लिए। अब पॉइंट चेक करने के लिए कहां प्लेस करोगे, इन एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड ही तो था सबका मॉनिटर, तो अब इसकी जगह प्लेस करके आप चेक करोगे, जैसे 2D में एक्स वाई में प्लेस करते थे, इसमें एक्स वाई जेड में प्लेस करोगे। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर है। आपको इस रेफरेंस में नोट क्या क्या करना है वो देख लो, मैं स्क्रॉल कर देता हूं और फिर चलते हैं फटाफट सेकंड चीज में, क्योंकि ये दो चीजें तो आज करें, फिर एक्स्ट्रा चीजें रह जाएंगी वो कल देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, करीब करीब मैंने भी ये डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि ये तो वो पॉइंट ए है जो उस पर लैग कर रहा है, और ये पॉइंट पी मैंने आर्बिट्रेरी मान लिया। ठीक है, और ये वेक्टर बी ऊपर दिख रहा है आपको, गिवन डायरेक्शन देने के लिए इसके डायरेक्शन नंबर है ए बी सी। देन वही चीज कि वेक्टर ओपी विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस एपी। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, हेयर लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो लाइन एल के अंदर एक वेक्टर है एपी, वो भी पैरेलल होगा इस वेक्टर के। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकता हूं, एपी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दी मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 नीचे निकाल दूंगा। अब अप्लाइंग ट्राइंगल लो, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस एपी, और एपी की वैल्यू मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कॉपी पेस्ट कर दी, लैम्डा बी। तो वेक्टर फॉर्म तैयार है, 2 मिनट नूडल है, तो 2 मिनट में ही तैयार हो गई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर। ठीक है ना बेटा? ओके चलें, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए जो डेरिवेशन मैंने अभी आपको रफली समझाया वही है कि वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म लिख दी, वेक्टर ए की लिख, सबकी कंपोनेंट फॉर्म लिख दिया करो आप तो, और प्लेस कर दिया करो, कार्टेशियन फॉर्म यूं ही बन जाएगी। अब बताओ कार्टेशियन फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत आई क्या? अभी नहीं आई ना, बट अच्छा होगा कि डायरेक्ट याद दो, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी, और जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। आपको अंदर से पता होना चाहिए ये बात, और वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये बात सेम बात है, ये अंदर से पता होना चाहिए। इसको ड्राइव करने आपका दिमाग मतलब जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंट्रोल सीधी बात कॉपी कर लेता है, वो थोड़ा ना सोचता है। तो आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वो वाली चीज है ही सेम चीज। आप वो टाइम नहीं लेना चाहिए आपका दिमाग कि उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, सो वी गेट, इसमें प्लेस कर दी मैंने, वेक्टर आर की जगह इसको प्लेस कर दी, वेक्टर ए की जगह इसको प्लेस कर दी, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की जगह इसको प्लेस कर दी, फिर आरएचएस को थोड़ा सोल्व कर दिया फर्दर, और फिर इक्वेट कर दिया एक्स को इससे, वाई को इससे, एंड जेड को इससे। ठीक है, इक्वेट किया, तो फिर उसके बाद लैम्डा की कॉमन वैल्यू निकाल ली, देखो सारा काम वही है, लैम्डा इक्वल टू दिस दिस दिस। सो फ्रॉम 3 इक्वेशंस मान ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये आ गई मेरी कार्टेशियन फॉर्म। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, दैट्स इट। अब चलते हैं सेकंड फॉर्म पे। टेल मी क्या बनी इक्वेशन, एक्स माइनस x1 इक्वल टू, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c।
इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ठीक है, 2D के अंदर लाइन की इक्वेशन में क्या चीजें होती हैं, और 2D से कोई पूछे 2D से 3D आते टाइम क्या डिफरेंस होता है लाइन की इक्वेशन में, टेल मी द डिफरेंस, बोलो। एक साइड बढ़ जाती है, एलएचएस आरएचएस की जगह एलएचएस एमएचएस और आरएचएस हो जाता है, चेंजेस ये हो जाते हैं, ये इतना याद रहेगा ना तो आपको इक्वेशन जिंदगी भर याद रहेगी, है ना। चेंजेस क्या होके वो याद रखो बस, टर्म नहीं बढ़ेगी, साइड बढ़ जाएगी। ओके फाइन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्लियर लिख देता हूं मैं, और फिर इसको भी पहले मैं समझा देता हूं, और फिर काम तो फिर आप आना नोट्स में से कर लेना ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, दिस इज द हेडिंग फॉर द सेकेंड टॉपिक। और ये दो बातें कर ली तो हमने एक्सरसाइज नंबर 11 चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, ये 11.2 का इंट्रोडक्शन का आधा पार्ट कर लिया, ये दो बातें कर ली तो, और फिर आधा पार्ट कंटेन्स द थिंग्स लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइक एंगल, वो भी बहुत क्रूशियल है। एक्चुअली ये तो इजी है, वो डिफिकल्ट है ना, जो सेकंड है, सेकंड पार्ट है, उसमें थोड़ा सा एंगल वैंगल देखना पड़ता है, क्योंकि स्पेस में अपने को दो लाइन के बीच का एंगल देखना है ना, इमेजिन करना है, मजाक नहीं है ना, स्पेस में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारे क्या पास क्या वो फैसिलिटीज है नहीं, नहीं तो इस साल वैसे हमने सोचा था बट नहीं हो पाया कि वो 3D प्रोजेक्टर्स लाने की सोच रहे थे हम, तो उसमें आपको समझा देते, देखो ये वेक्टर यहाँ है, उठा के यहाँ रख दिया। होपफुली नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देखते हैं, वो प्रोजेक्टर भी आ जाएगा, अभी तो आप 2D में जुगाड़ फॉर्म में काम चलो, है ना। ठीक है, ओके। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, तो मैं कर देता हूँ स्क्रीन क्लियर और समझना स्टार्ट करें। सो वही मैं 3D एक स्पेस बना देता हूँ, पहले वाला ही, एक्स वाई जेड एक्सेस, ओके ओके। सो वही लाइन बना दी मैंने, जो पहले की तरह ही ऐसा लग रहा है कि जेड एक्सिस को काट रही है, बट एक्चुअली वो जेड एक्सिस तो पीछे है, लाइन उसके आगे है, ये लोग आगे पीछे, ठीक है, सलमान पीछे शाहरुख आगे, ऐसे। ओके, सो लाइन एल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, भाई अभी तो वही दोनों छाए हुए हैं ना, तो मुंह से उन्हीं का एग्जाम्पल निकल रहा है। मूवी आई दोनों की, एक क्या, ये क्या आने वाली है, एक दूसरे में गेस्ट अपीयरेंस भी दे ही रहे हैं, वो न्यूज में आ रहा है, उसकी मूवी में वो आ रहा है कैमियो रोल, उसकी मूवी, अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पता, वो आपके लिए बेनिफिट है कि आप ध्यान नहीं दे रहे उन चीजों पे, कोई बात नहीं। चलो, मैं आपको बताता रहूंगा क्या चल रहा है न्यूज में, आपका अपडेटर है ना। ओके, हाँ जी, अब सुनो बेटा ध्यान से, ये वही लाइन है, पहले क्या दिया होता था और अब क्या दिया होता है, पहले वो बात करेंगे। पहले एक पॉइंट दिया हुआ होता था ए, ए, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, एक्स एक्स वाई जेड, नहीं x1 y1 z1, x1 y1 z1, और एक डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ होता था कहीं ऊपर ऐसे। अब वो डायरेक्शन वेक्टर तो दे नहीं रहा, वो हटाओ, नहीं दे रहा, लेकिन वो एक्स्ट्रा में एक पॉइंट जरूर दे रहा है, बी, और लेट से उसके, अब उसके x1 y1 z1 माने तो इसके x2 अंडरस्टूड है वेल, y2 z2 फाइन, ठीक है, ये वो देता था ना। अब सुनो क्या चाहिए, डायरेक्शन और एक पॉइंट, डायरेक्शन और एक पॉइंट, डायरेक्शन नहीं दे रहा, 2 पॉइंट दे रहा है, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन नहीं पता चलेगी क्या, स्पेस के अंदर मैं कहीं भी 2 पॉइंट फिक्स कर दूं तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहे, इनकी ज्वाइनिंग कर दो तो ये डायरेक्शन नहीं बताएगी क्या, यूनिक डायरेक्शन होगी नहीं होगी बताओ। मैंने अगर ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया तो ये एक यूनिक डायरेक्शन है, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स किया तो ये एक यूनिक डायरेक्शन, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स किया तो ये एक यूनिक डायरेक्शन है। तो 2 पॉइंट सफिशियंट है ना डायरेक्शन बताने के लिए, इसीलिए तो डायरेक्शन नहीं बता रहा, और एक पॉइंट आपको खींचना होता है, वो पॉइंट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट अभी अपन चलेंगे तो इनिशियल लिया जाता है, ए लिया जाता है ना, टर्मिनल नहीं लिया जाता, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट वो तो मानो, एक पॉइंट, हाँ इतनी जल्दी आप नहीं जा रहे स्कूल, ओके जाओ फिर, देखना वीडियो से। हाँ, अब देखो एक पॉइंट पी आर्बिट्रेरी ले लिया मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा, आपको इनके अगर मैम का फोन आ जाता है, आपके घर मैम का फोन नहीं आता,
सर मतलब अब भी नहीं आया होगा इस बात का, वैसे मैं हमेशा कॉल कर देती हूँ। मैनेज करो चीजों को, नहीं तो एक महीना है, इसको यूटिलाइज अभी नहीं किया, ये एक महीना ही है जो बच्चे को यूटिलाइज करना होता है। अगर इस एक महीने को यूटिलाइज नहीं किया तो फिर बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते, ये कटु सत्य है। कैसे मैनेज करोगे वो आपको पता, मैं तो मैनेज करने आऊंगा नहीं आपके स्कूल में। ठीक है ना, थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा प्यार से कुछ करना पड़ता है। इस तरीके से मैनेज करो चीजों को, नहीं आपका जो टाइम कीमती समय वेस्ट हो रहा है ना चीजों को सीखने में, उसके बारे में ध्यान दो। ओके, चलो। तो पॉइंट पी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया। अब हमारे पास गिवन थिंग्स के नाम पे ये दो बातें हैं, एक ये बात और एक ये बात, और इसको रिलेशन के लिए यूज करेंगे ही करेंगे टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, देखो एक बार अगर इसमें ग्राफ को भूल जाऊं और पहले वाली इक्वेशन ही लिख दूं, क्या थी, वेक्टर आर इक्वल टू, अभी ग्राफ पे भी आऊंगा ऐसी बात नहीं, ट्राइंगल लो लगा के बताऊंगा, लेकिन एक बार विदाउट ट्राइंगल लो, लेट से अगर किसी को वो वाली इक्वेशन याद है तो उससे भी डिराइव हो जाती है। तो अभी जो मैं डेरिवेशन दे रहा हूं वो उस फॉर्म से दे रहा हूं जो अभी अभी सीखी है आपने। क्या सीखी है आपने, हाँ ऐसे सीखी है आपने, ठीक है। तो अब वेक्टर आर इक्वल टू, अब ऐसे मान लो इस इक्वेशन के अंदर वेक्टर बी जो डायरेक्शन देती थी, ऐसे मान लो आज की तारीख में वेक्टर बी वो अगला वाला पॉइंट है, ठीक है ना, उसको दूसरा लेटर ही क्यों देना, वेक्टर बी वो अगला वाला पॉइंट है। तो अगर वेक्टर बी अगला वाला पॉइंट है तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि लैम्डा टाइम्स ऑफ अगला वाला पॉइंट थोड़ा करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये अपनी जगह सेम, ये अपनी जगह सेम, ये अपनी जगह सेम, ये डायरेक्शन थी आज की तारीख, पहले डायरेक्शन साफ साफ गिवन थी, अभी डायरेक्शन पॉइंट्स में गिवन है, तो पॉइंट्स का डिफरेंस ही डायरेक्शन होती है, तो इनका डिफरेंस कर दूंगा, खत्म, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कर दूंगा। फर्क यह है कि पिछले वाले इक्वेशन में वेक्टर बी क्लियर कट डायरेक्शन होती थी, इस बार वेक्टर बी डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और पॉइंट ए बी एक पॉइंट दोनों इस पे लाया कर रहे हैं, तो बी माइनस है, उन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट से मैं डायरेक्शन पता करूंगा। ठीक है, ये डेरिवेशन तो मैंने बताया पिछली फॉर्म से, सर डायग्राम के हिसाब से भी बताओ ट्राइंगल लो लगाकर, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर तीनों के पोजीशन वेक्टर्स बना देता हूं मैं, वेक्टर ओ ए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो लाइन की कोई लेंथ होती है क्या फिक्स, लाइन की लेंथ फिक्स थोड़ा ना होती है, वेक्टर की डेफिनेशन थोड़ा ना दे रहे हैं अपन, लाइन की डेफिनेशन दे रहे हैं, उसकी कोई लेंथ फिक्स थोड़ा ना होती है, वो तो इनफाइनाइट जा रही है। लेमडा इज, देखो वेक्टर बी माइनस ए जो है वो इसके ऊपर है कि इसके बगल में या इसके कहां पर है पता नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच में वो बैलेंस करने के लिए ही तो लेमडा है, ठीक है ना, उनकी वो क्या कहते हैं, वो कॉलिनियरिटी को बैलेंस करने के लिए, ओ ए, ओपी, ओ बी, ठीक है, क्लियर, तीनों के पोजीशन वेक्टर बना दिए। ओए का तो वैसे भी वेक्टर ए कहते थे, और अभी मैंने क्या कहा, पहले वेक्टर बी डायरेक्शन बताता था, आज की तारीख में इस केस में वेक्टर बी ओबी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ओपी को तो आर सदाबहार लेते ही है, स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो वेक्टर ए, तो इन शॉर्ट आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर आर है और वेक्टर बी है, और आपको क्या करना है, ट्राइंगल लो लगाना है और कुछ कुछ रिलेशन इसके बीच में स्थापित करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताना आप, है ना, जो वेक्टर ए बी है उसको क्या लिख सकता हूं, या वेक्टर ए बी पे फोकस, एक बार पी को भूल जाओ, ऐसे मानो पी तो बीच में है ही नहीं, ओ है, ए है, बी है, ट्राइंगल ओ लगाओ, ओ से लेके ए जाओ, ट्राइंगल ओ लगा रहा हूं, पी को भूल के, पी को इग्नोर करके, अवॉइड करके, तो ओ से लेकर ए जाओ, ए से लेकर बी जाओ, या ओ से लेकर बी जाओ, बात बराबर। तो यहां से वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या निकली, और वैसे भी पता था, खैर ये तो एल वेक्टर अलजेब्रा पढ़ के आए अपन, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ही तो है वो, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का, टर्मिनल पॉइंट बी है ना, उसके पोजीशन वेक्टर में से, और इनिशियल पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना ही तो होता है किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में क्या सीखा है अपन ने, आप ये पता करो इनिशियल कौन सा है टर्मिनल कौन सा है, ये पता हो गया, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना ही उनकी डेफिनेशन होती है। ये हो गई एक बात, लेट से हो गई इक्वेशन 1, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब पी की एंट्री करो, अब पी की एंट्री करो, तो पी की एंट्री जब मैंने करी, तो अब बी को अवॉइड करो, अब बी को अवॉइड करो,
इनिशियल पॉइंट को लो, टर्मिनल को अवॉइड करो। क्या कहा मैंने? इनिशियल को लो, टर्मिनल को अवॉइड करो। तो यही ट्राइंगल लो, ओ ए पी में लगाना जरा। ओ से लेके ए जाना, ए से लेकर पी जाना, बराबर होता है ओ से लेके पी जाना, बराबर होता है। तो आपको वेक्टर ओपी ये मिल गया, ओ ए प्लस ए पी मिल गया। ठीक है, ओ ए को क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर। एपी तो आर होता ही है, नहीं एपी आर नहीं होता। एपी आर कहाँ होता है? कुछ गलती करिए, एक मिनट रुक जाओ। ओ से लेके ए जाना, ए से लेके पी जाना, वहां से मेरे पास वेक्टर ए बी निकला है ना। यहां से मुझे क्या चाहिए? एपी। एपी कैसे निकलेगा? वन सेकंड। पिछली बार अपन ने एक ही पॉइंट गिवन था, तो अपन यही किया था, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी इक्वल टू वेक्टर ओपी। उसमें से वेक्टर ओपी निकालने के लिए अपन ने ए और एपी क्या था एक्चुअली? लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी था। ठीक है, हाँ तो वेक्टर एपी निकालो ना यहां से। वेक्टर एपी कैसे निकलेगा? ए बी माइनस पीबी, ऐसे निकलेगा। लेकिन फिर पीबी नहीं है मेरे पास, मेरे पास ए बी नहीं। वेक्टर एपी को आप ए बी, हाँ देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब एपी को रिप्लेस करना है ए बी से। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेक्टर ए बी की डेफिनेशन है उन दोनों पॉइंट्स की डेफिनेशन के फॉर्म में, है ना। अब एपी को एबी से कैसे रिप्लेस करोगे? फोकस करो, ए पी, ए बी। क्या ये दोनों कोलिनियर है? क्या ये दोनों कोलिनियर है? तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, यस और नो? लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? एपी की जगह लिख दूंगा क्या? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी इक्वल टू उसको वेक्टर आर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर अभी अभी आप, अच्छा इसको भी फर्दर सोल्व करो ना। ओ बी वेक्टर वेक्टर बी है और ओ ए वेक्टर है, बस इसको यहाँ पे ए बी की जगह प्लेस कर दूं मैं, तो वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और आर को मैं एलएचएस में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड प्रोसेस से। तो ये वही इक्वेशन बन गई डायग्रामेटिकली भी, जो वहां से मैंने डिराइव करी। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात? ये डेरिवेशन हो गया। अब कुछ एक एक्स्ट्रा बात और करते हैं ना। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूं। देखो, यहाँ पे पिछली बार के केस में क्या था? एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन था, है ना, वेक्टर भी गिवन था। और अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूं ए और बी से, इन दोनों के डिफरेंस से ये तो बता रहा हूं। इस वाले केस में ए और बी वो दो पॉइंट सफिशिएंट है डायरेक्शन बताने के लिए। पिछली बार डायरेक्शन क्लियर कट गिवन था। तो आप ये मानते हो कि ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए बी कोलिनियर है। तो पिछली बार इस बी की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए बी नहीं लिख सकता हूं, मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी लिखूंगा। क्योंकि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, जैसे वेक्टर बी इस पैरेलल टू वेक्टर ए बी है लेट्स से, तो वेक्टर ए बी को मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकता हूं, इक्वल टू तो नहीं लिख सकता हूं। अब एक लैम्डा बाहर बैठा है, एक लैम्डा ये। तो बच्चे ये डाउट करते हैं कि सर दो लैम्डा हो गए, या फिर इसको कुछ अलग स्केलर दे दो, चलो म्यू दे दो उसको। क्या दे दो? म्यू। तो ये म्यू आ जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो फिर ये इक्वेशन कायदे से यूं बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए? ये इक्वेशन यूं बननी चाहिए, ए प्लस लेमडा यू टाइम्स बी माइनस ए। आपने तो केवल लेमडा लिखा है, म्यू कहां गया? तो बेटा इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर, स्केलर इनटू स्केलर अगेन ए स्केलर। क्या ही फर्क पड़ता है कि क्या नाम रखा मैंने? टू था, थ्री था, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स को भी वापस लेमडा रख सकते हैं ना। तो रखना तो अपने को तो लेमडा क्या रखना है? उन दोनों को बैलेंस करने वाला, मैग्नीट्यूड को बैलेंस करने वाला एक नॉन जीरो स्केलर है। तो अभी मैं उसको लेमडा रखूं या लेमडा इंटू म्यू रखूं या ए रखूं या बी रखूं या के रखूं या एल रखूं, क्या ही फर्क पड़ता है? एक नाम देना है। तो इसीलिए तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि लेमडा और म्यू दो स्केलर क्यों नहीं आए, एक ही स्केलर आएगा। तो दोनों तीनों तरीके से इक्वेशन समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब इसके कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं फटाफट, और फिर डेरिवेशन, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं ना। चलिए, तो इक्वेशन क्या बनी है? एक बार इक्वेशन बोल दो। बी माइनस, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा हम जो पॉइंट, अगर आप बी पॉइंट यूज करना चाह रहे हो इधर, क्योंकि दो पॉइंट गिवन है, तो बच्चा कहता है सर मैं ये पॉइंट ना यूज करके वो यूज करूं। तेरी मर्जी हो, जो पॉइंट यूज कर, एनी वन पॉइंट तेरे को यूज करना है। तो यहाँ पे जो तू पॉइंट यूज करेगा, यहाँ पे जो तो पॉइंट यूज करेगा, वो वाला पॉइंट माइनस होना चाहिए अल्टीमेटली। अगर तू यहाँ बी यूज करता है तो फिर वहां पे ए माइनस बी लिखना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना है ना।
ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बी माइनस ए कर दिया और सर मेरी मर्जी यहाँ बी यूज करूँ, नहीं ये मर्जी नहीं चलेगी। तो ट्राइंगल लो उल्टा कर रहा है तू, ट्राइंगल लो में दिस माइनस दिस होगा ना, ठीक है। ओके, चलिए अब बनाते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर आर क्या है, कंपोनेंट फॉर्म एक्स आई कैप, यस। वेक्टर ए क्या है, वाई वन जे कैप, वेक्टर बी था एक्स टू आई कैप वाई टू, एक्स टू वाई टू जेड टू, और ये तो माइनस करके सीधे ही लिख सकते हो आप, वेरी गुड। कैसे, एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन टाइम्स जे कैप, एक स्टेप स्किप करके लिखा हमने वैसे, जेड वन माइनस जेड टू टाइम्स के कैप, और ये ब्रैकेट लगा दो, अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी, जेड टू माइनस जेड वन, नॉट जेड वन माइनस, ठीक है। चलिए अब वही यहां से आई कैप आर एच एस को सॉल्व करेंगे, जिससे पहले किया था, है ना। आई कैप के कॉम्पोनेंट को साथ में रखेंगे, तो एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन एंड दिस होल मच ऑफ आई कैप, सही किया मैंने, प्लस सिमिलरली वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई टू माइनस वाई वन एंड दिस होल मच ऑफ जे कैप, एंड लास्ट जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन होल टाइम्स के कैप। ओके, चलो अब इक्वेट करो, तो एक्स इससे इक्वेट होगा आई कैप से आई कैप, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, और ये से इक्वेट होगा, वेरी इजी। चलो तो इक्वेट करते हैं, लेट्स इक्वेट देम। सो एक्स की वैल्यू बोलो, एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, देन वाई की वैल्यू y1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस नॉट इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, एंड z की वैल्यू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो तो लैम्डा की वैल्यू तीनों से जैसे पहले निकाली थी अभी भी निकाल सकता हूं मैं। सो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई x माइनस एक्स वन, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स, ठीक है, यही है। यहां से लैम्डा की वैल्यू बोलो, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आई z माइनस जेड वन जेड। तो इक्वेशन तो तीन साइड्स में बननी थी, एल एच एस एम एच एस आर एच एस। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, ये तीनों वैल्यूज बराबर होगी। ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, विच थ्री वैल्यूज, दिस दिस दिस, ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी। सो द इक्वेशन विल बी लाइक एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। अब आप कहोगे सर इक्वेशन जो है बड़ी हो गई, बड़ी नहीं हो गई बेटा, ये तो नंबर से एक्स टू माइनस एक्स वन सॉल्व होकर एक ही तो नंबर मिलेगा। पहले यहाँ पे एबीसी मिलता था, पहले यहाँ पे क्या मिलता था, एबीसी, डायरेक्शन बताने वाले डायरेक्शन नंबर्स मिल जाते थे, डायरेक्शन रेशियोज। अभी वो एबीसी जो है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट से निकाल लो ना तुम, निकाल लिया मैंने, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और एक पॉइंट पहले भी ऊपर रखते थे, अभी भी ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इक्वेशन बनाने का ही थोड़ा ना आता है, इक्वेशन बनी बनाई से चीजें निकालने का भी आता है। तो अब इक्वेशन बनानी है तो इस प्रोसेस से आप बना लोगे, लेकिन बनी बनाइए, लेट्स से बनी बनाइए, तो आप इसमें से आपसे पता है क्या पूछेगा, टेल मी द डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, तो आप जो नीचे रखे हैं वही डायरेक्शन नंबर्स है ना। अच्छा, थोड़ी कई बार क्या करता है ये, जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस थ्री लिखा हुआ है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्री उस लाइन पे एक पॉइंट ला कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट थ्री एक तरीके से, है ना। लेकिन कल को अगर हाँ प्लस थ्री दे दे या फिर ऐसे दे दे थ्री माइनस एक्स, अब पहले तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थ्री माइनस एक्स को एक्स माइनस थ्री बनाना पड़ेगा, तो आपको माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपको टूट फूट, ये जोड़ तोड़, स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल देना, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बनी बनाई इक्वेशन से चीजें डिराइव करने के लिए, इक्वेशन बनाना उल्टा आसान है, बनी बनाई इक्वेशन में से डेटा निकालना वो थोड़ा सा सेकंड स्टेज है, उल्ट मतलब वही सेम चीज, काउंटिंग आ गई तो रिवर्स काउंटिंग, है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बात। सो दिस इज द इक्वेशन, आपको नोट क्या करना है नोट्स के अंदर, वो स्क्रॉल कर देता हूं मैं।
क्योंकि वैसे तो करीब करीब मैंने सारी बात बताई है आपको, बट इन केस कुछ बात रह गई हो तो ये डायग्राम आपको फॉलो करना है ना। ऐसा ही करीब करीब हमने बनाया था, तीनों के पोजीशन वेक्टर्स डाल दिए, ए के, बी के और आर के। तो ट्राइंगल लो पहले किस में लगाना है, इसको भूल के लगाना है, ओएबी में। तो अप्लाइंग ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए प्लस ए बी थोड़ा रफली लिखा हुआ है, वो चीज समझ में नहीं आया तो मैंने वैसे उसमें बता दिया, ओ ए बी इक्वल टू ओ बी, तो उसमें से ए बी निकाल लेना है पहले आपको, क्योंकि ए बी जो है वो आपको एक्चुअली डायरेक्शन बता दी। तो पहले आप देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये तो होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर के अंदर, और लाइन के अंदर पॉइंट डायरेक्शन, पॉइंट डायरेक्शन पर। तो पॉइंट तो पता चल गया, डायरेक्शन आप निकालने का काम कर रहे हो, तो आपने उसके लिए ए बी निकाला, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान ली। अगेन अब ट्राइंगल वो लगा रहे हो आप किस पे, ओ ए पी पे। ठीक है ना, ओएपी पे आपने लगाया तो एपी वेक्टर की वैल्यू आर माइनस ए आ गई। ठीक है ना, अब ये वेक्टर एपी चाहिए आपको, तो वेक्टर एपी चाहिए तो मैंने क्या लिखा, ए पी एंड बी, ये तीनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं तो इनसे बनने वाले दो वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। तो वेक्टर एपी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर, सो वन कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर। तो वेक्टर एपी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, लैम्डा यहाँ रख दिया, और ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मतलब एपी की वैल्यू यहाँ से रख दी इक्वेशन 2 से, और ए बी की वैल्यू वहां से रख दी इक्वेशन 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों की वैल्यू रखी, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। भाई एपी की वैल्यू इक्वेशन 2 से रखी, और ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से ऊपर रखी, और लैम्डा की जगह लैम्डा, तो सो दिस जो आखिरी में बना यही है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, ओके, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए सबको खोल के रख दिया, आर वेक्टर है एक्स आई के वाई जे के जेड, ए ये है बी ये है। ठीक है, देन व्हाट, इक्वेट कर दिया, यहाँ पे वेक्टर आर वही वेक्टर फॉर्म ही है ना, ये वही वेक्टर ए है, ये वही वेक्टर बी है, और ये वही माइनस वेक्टर ए है। फिर हमने अभी जैसे किया था तो एक ही स्टेप में कर दिया था, x2 माइनस x1 वाई, इसमें डेरिवेशन में 2 स्टेप्स में है, आपको एग्जाम मतलब आपके नोट्स में भी आपको 2 स्टेप्स में नोट करना है ना। ठीक है, ये हो गया, अपन ने अभी जो किया था वो डायरेक्ट कर दिया था ना ये वाला। ठीक है, आई कैप के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस वन, z1। ठीक है, फिर इक्वेट कर दिया, x को इससे, y को इससे, एंड z को इससे। सो x की वैल्यू ये आ गई, x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस, वहां से लेमडा की वैल्यू ये आ गई, फिर y की वैल्यू ये आ गई, वहां से लेमडा की वैल्यू ये आ गई, और z की वैल्यू आ गई, वहां से लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा की वैल्यूज को हमने तीनों को इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से इक्वेट किया, तो ये बन गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। ये इक्वल टू लेमडा सामने एक्चुअली है ना, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कार्टेशियन फॉर्म बराबर लेमडा, ऐसा मत मानना, ये हेडिंग है इसकी है ना, एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बचता है कल के लिए वो सुन लो, दो टॉपिक्स बचते हैं मेनली। तो एक तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस, बहुत ही सरल, सबसे सरल एंगल, एंगल के कॉन्सेप्ट है ही सारे सरल, वेक्टर में भी काफी सरल था, एंगल बिटवीन टू लाइंस सबसे इजी टॉपिक लगेगा आपका ना, ये तो बहुत सरल है। ठीक है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेढ़ा टॉपिक, जो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते, अगर इमेजिन कर ले तो वो भी बड़ा आसान है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्या कहा मैंने, दो लाइंस आपको स्पेस में गिवन है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ना, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, बेसिकली 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक तो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो 2 टाइप्स की होंगी, एक होंगी पैरेलल लाइंस और एक होंगी स्क्यू लाइंस। ठीक है, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस 0 यूनिट फिक्स है। जब लाइन से इंटरसेक्ट हो गई तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 यूनिट ही होगा, शॉर्टेस्ट कम से कम दूरी 0 यूनिट ही है, नेगेटिव तो दूरी होती नहीं है। तो ये तो एक तरीके से टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह की लाइंस होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, स्क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग, इसलिए बताएगा। बाकी ये टॉपिक आपको 2 तरीके से पढ़ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, खत्म वहां पे करेंगे। ठीक है, स्क्यू लाइंस पता अभी चल रहा होगा क्या नई चीज है, कल ही बताएंगे। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक अपने को कल के वीडियो में कवर करने हैं, परसों से एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड